हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बताया है, राष्ट्रपति के बारे में बताया है, संविधान के बारे में बताया है। आज हम उसी भारतीय राज्य व्यवस्था को उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं कि भारतीय राज्य व्यवस्था क्या है और कहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में जितने भी संविधान हैं और उसमें से जो लिखित संविधान है वो सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ये संविधान लिखित रूप में भारत का ही संविधान है, सबसे बड़ा विश्व में, कोई एक दो देशों में नहीं, विश्व में। हमारा संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारे संविधान का स्ट्रक्चर कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है। ना एकदम कठोर है संविधान हमारा, अमेरिका के जैसे ना कठोर है, और ना जो है स्विट्जरलैंड की तरह हमारा संविधान लचीला है कि रोज बदलता ही रहे। हमारा संविधान है कि इसका मेन स्ट्रक्चर जो है वो कभी नहीं बदलेगा। संविधान का मूल जो है, जो संविधान की मूल चीजें हैं वो कभी नहीं बदलेंगी, लेकिन संविधान का समय समय पे संशोधन होता रहेगा। उसके अनुच्छेदों में कहीं कहीं संशोधन, जहाँ पे जरूरत होगी वहाँ पे टाइम पे संशोधन होता रहेगा, लेकिन ये कह दो कि उसका मेन स्ट्रक्चर उसका वैसे का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से हमारा संविधान कठोर तथा लचीलेपन का मिश्रण है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि हमारा संविधान कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो हमारे संविधान का स्ट्रक्चर ना एकदम कठोर है ना एकदम लचीलापन है, कि जैसे स्विट्जरलैंड में है, आज सुबह संविधान कुछ और बना, शाम को कुछ और बन गया है। ऐसा हमारे संविधान में नहीं है। लचीलापन है लेकिन उसमें कठोरता भी है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ये अच्छे से याद रखिएगा। संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे पहले अध्यक्ष, लेकिन उसके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है इसके स्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी या प्रथम अध्यक्ष, ऐसे भी पूछा जाता है प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष संविधान सभा के सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अगर अस्थायी लिख के आया है तो अस्थायी सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष जो बन गए हैं तो पूरा संविधान बनने तक उसके अध्यक्ष रहे, तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, जो बाद में संविधान लागू होने के बाद वो प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान जब बनना शुरू हुआ तो उसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, राज्य व्यवस्था कैसी होगी, राष्ट्रपति को क्या अधिकार, ऐसा जो प्रारूप बनाना था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग हर परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा ही गया है कभी ना कभी कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। संविधान सभा के जो है संवैधानिक सलाहकार कौन थे? एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सारी चीज, जो भी चीजें हम यहाँ पे लेके आए हैं, कोई इधर उधर की चीजें नहीं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उन्हीं को लेके आए हैं हम, और जो इम्पोर्टेंट चीजें नहीं है उनको हमने स्किप कर दिया है। जो पेपर के लिहाज से जरूरी है वही चीजें हम लेके आए। तो इस पे
अच्छे से ध्यान लगा के पढ़िए, अच्छे से ध्यान दीजिए, तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सोचिए। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव जी थे। B.N. राव जी संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया है। 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में। और 26 नवंबर को क्यों संविधान दिवस मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, लेकिन भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। ये डिफरेंस याद रखना। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय भारतीय संविधान के निर्माण में लगा है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय 395 अनुच्छेद, 22 भाषा, 8 अनुसूचियां थी। ये भी आता है कि भारतीय संविधान निर्माण के समय कितने अनुच्छेद थे, कितनी भाषाएं तथा कितनी अनुसूचियां थी। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप कुछ और है, लेकिन जब ये आए कि उस समय जो संविधान बना था तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। उस टाइम पे 395 अनुच्छेद थे, 22 भाषाएं थी और 8 अनुसूचियां थी हमारे संविधान में। भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा? तो भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। एक भारत शासन अधिनियम 1935 में बनाया गया था, जिसके बहुत सारे पार्ट जो है ज्यों के त्यों भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिए गए हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था इसको 1935 में। तो उसको ज्यों के त्यों जो है हमारे संविधान में स्वीकार कर लिया गया है, वैसे का वैसा, और कुछ चीजें जो थी उसको चेंज करके लिया गया है। तो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी चीज का पड़ा है तो जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा है। ऐसा नहीं है कि ऐसा आया तो इसका मतलब इंग्लैंड के शासन का हमारे शासन पर प्रभाव पड़ गया है। इंग्लैंड की संसदीय प्रणाली ली गई है, लेकिन तब भी भारत में अधिनियम संविधान पर भारतीय शासन अधिनियम 1935 का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है। ये चीज अपने माइंड में एकदम बैठा लीजिए। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। भारत का जो प्रस्तावना है संविधान के, भारत के संविधान का प्रस्तावना है, हम भारत के नागरिकों वाली जो प्रस्तावना है उसको संविधान के आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। प्रस्तावना में ही पता चल जाता है कि इसमें जो है क्या क्या चीजें हैं, हमारे संविधान में क्या क्या चीजें हैं, किस चीज से रिलेटेड है, तो उसको इसकी संविधान की आत्मा या कुंजी भी कहते हैं। संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन 1976 द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। बहुत क्वेश्चन आता है कि 42वें संविधान संशोधन
क्या है? तो 42वें संविधान संशोधन जो है प्रस्तावना से जुड़ा हुआ है। 42वां संविधान, बहुत क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए कि 42वां जो संविधान संशोधन है वो प्रस्तावना से रिलेटेड है। और ये किस सन में हुआ है? ये 1976 में हुआ है। पहले हमारी प्रस्तावना जो थी उसमें ये शब्द नहीं थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, ये 3 शब्द नहीं थे प्रस्तावना में। लेकिन जब जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ और 1976 में, तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द जोड़े गए। तो कौन कौन से शब्द जोड़े गए? समाजवाद, 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता, 3 शब्द जोड़े गए हैं। और किस संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहते हैं। मिनी संविधान मतलब 3 शब्द जोड़े गए हैं प्रस्तावना में, इसलिए इसको मिनी संविधान। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मिनी संविधान किसे कहते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारतीय मिनी संविधान कौन सा है। ऐसा तो कोई संविधान ही नहीं। तो भारतीय मिनी संविधान जो है 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं। भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली जो है हमें इंग्लैंड से ली गई है, और एकल नागरिकता भी इंग्लैंड से ली गई है। और अमेरिका में है तो वहाँ पे ये चीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर राज्य का अपना एक नागरिकता होती है, जैसे हम लोग हैं यूपी में है, बिहार में है, गुजरात में है, कहीं पे भी है, तो एक राज्य की नागरिकता होती है, एक देश की नागरिकता होती है। 2 नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता, एक देश की नागरिकता। लेकिन जो है हमारे भारत में प्रणाली तो संसदीय ली गई है, लेकिन जो है ये है कि नागरिकता लेकिन एक ही है। इंग्लैंड के जैसे हम भारत के ही नागरिक हैं, रहे चाहे जहाँ, चाहे कश्मीर में रहे, चाहे जहाँ पे भी रहे, असम में रहे, पंजाब में रहे, बंगाल में रहे, कहीं पे भी रहे, लेकिन कहलाएंगे हम भारतीय नागरिक। भारतीय नागरिक के सिवाय हम उस जगह के नागरिक नहीं कहलाएंगे। हमें कुछ भी दिखाना है, हमारा जो है आधार कार्ड है, भारतीय नागरिक का आधार कार्ड है। हमें नागरिकता कौन सी मिली है? भारतीय की नागरिकता मिली है। तो इस एकल नागरिकता को हमने कहाँ से लिया है? हमारे संविधान में कहाँ से लिया गया? तो ये इंग्लैंड के संविधान से ली गई है कि नहीं, भारत का जितना भी भारत के संघ है, उस संघ में सिर्फ जो भी नागरिक हैं उनकी एक ही नागरिकता होगी, और वो नागरिकता होगी भारत की नागरिकता, ना कि उस राज्य की नागरिकता। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसको मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय है। जो संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा के संपत्ति का अधिकार सिर्फ कानूनी अधिकार रखा गया है। तो इस समय हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। तो उसका संरक्षक कौन है मौलिक अधिकारों का? तो उसका संरक्षक सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय है। तो हमारी रिट हैं, हैबियस कॉर्पस, ये सारी रिटें हैं, जो 5 रिट हैं, वो उस पर हम सीधे जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधे जाके अपनी रिट दाखिल कर सकते हैं, दायर कर सकते हैं, दाखिल कर सकते हैं, और उसको सीधे उस पर सुनवाई होगी। मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय द्वारा ही किया जाता है। संविधान में संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन तो कई बार हमने भी पेपर में दिया है कि संविधान का आत्मा किससे कहा गया है, यह हृदय और आत्मा संविधान को क्या है। तो संविधान में अनुच्छेद 32 है, उसमें जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो उसको भीमराव अंबेडकर ने ही कहा है। किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि संविधान का हृदय और आत्मा है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी हमने बताया था मूल अधिकार के बारे में, तो उसमें संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 द्वारा मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। यह विधिक अधिकार है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार से हटाया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाया गया है। मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में रखा गया है। 11वां मौलिक तत्व 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अभिभावकों का कर्तव्य है। हमारे 10 मौलिक कर्तव्य हैं पहले से ही, तो इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य एक नया जोड़ा गया है, और वो है कि हमारा मौलिक कर्तव्य हर भारतीय नागरिक का जो है मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा। यह कर्तव्य हर अभिभावक का है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो भी हैं उनको अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना हर अभिभावक का कर्तव्य है। इससे 76वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किस संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया है। तो इसे 11वां मौलिक तत्व 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा अभिभावकों का कर्तव्य है। 76वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 2002 में। या कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य या निःशुल्क शिक्षा है? तो ये 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। केंद्र में कार्यपालिका का शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख राष्ट्रपति होता है संविधान के अनुसार। संविधान में राष्ट्रपति ही कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं भारत में, भारतीय संविधान के हिसाब से। केंद्र में कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख वास्तविक शक्ति प्रमुख कौन होता है? तो वास्तविक संविधान के अनुसार तो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तव में वो उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? उसका प्रमुख उपयोग कौन करता है? तो उसका प्रमुख उपयोग प्रधानमंत्री करता है। रियल में प्रधानमंत्री है, लेकिन संविधान में उसको कार्यपालिका शक्ति, सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में है, लेकिन वास्तविक में उसको उपयोग, उसकी प्रमुख शक्तियाँ वो जो है प्रधानमंत्री के पास है। ये भारत की तीनों सेनाओं का सेनापति, सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए योग्य नहीं है संविधान के अनुसार। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। जो राष्ट्रपति के चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेता है? एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो है लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए भारत में। राष्ट्रपति का पद 6 माह में भरा जाना अनिवार्य है। अगर राष्ट्रपति
का पद खाली है, किसी वजह से राष्ट्रपति की डेथ हो गई या कुछ भी आपातकाल लागू है, कुछ भी ऐसा है, कुछ भी कि हम राष्ट्रपति चुनाव नहीं करवा सकते हैं, तो कितने समय तक नहीं रखा जा सकता, पद खाली रखा जा सकता है। तो संविधान के अनुसार हम उसको 6 माह के अंदर उसका जो है राष्ट्रपति पद भरा जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति पद पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किस सदन द्वारा लगाई जा सकती है? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाई जा सकती है, लोकसभा द्वारा भी और राज्यसभा द्वारा भी लगाई जा सकती है। महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया जो होती है वो किसी भी सदन द्वारा लगाई जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा के, राज्य की नहीं। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो मेन न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वही जो है राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। कंफ्यूज नहीं होना है कि राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? प्रधानमंत्री को? नहीं, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, जिनकी सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। उसको राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? वो होता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। लेकिन राष्ट्रपति को जब त्याग पत्र देना होता है तो वो त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष, न कि राज्यसभा का अध्यक्ष तो उपराष्ट्रपति स्वयं होता है। तो वो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना देता है कि राष्ट्रपति ने त्याग पत्र भेजा है। समानता के अधिकार का संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेख मिलता है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 में हमें इसका उल्लेख मिलता है। आज हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ऐसे ही बता रहे हैं, मेन जो चीजें हैं वो बता रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 14 से 18 में कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार, कि सभी भारतीय नागरिकों को समान रूप से नौकरी, रहने का जो भी अधिकार है, समानता का अधिकार वो 14 से 18 में है। और 19वें में क्या है? 19वें में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता कौन सी है? संविधान के अनुसार हमारे पास विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदान की गई है कि हम अपना विचार, अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें मिली है संविधान के अनुसार। अस्त्र शस्त्र रहित तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन स्वतंत्रता, हमें अस्त्र शस्त्र रहित और शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 द्वारा मिली है। कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर अस्त्र शस्त्र रहित, अगर आपातकाल नहीं लागू है तो जो है ये शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकता है। इसकी स्वतंत्रता मिली हुई है संविधान के अनुच्छेद 19 में। समुदाय एवं संघ के निर्माण की स्वतंत्रता, समुदाय कोई अपना समुदाय बनाना चाहता है, संघ बनाना चाहता है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है, बजरंगी दल संघ है, ऐसा कोई समुदाय बनाना चाहता है, किसी भी चीज़ का ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है, कोई समूह बनाना चाहता है, तो इसकी भी स्वतंत्रता हमें अनुच्छेद 19 द्वारा संविधान में की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। हमारे भारत में हर धर्म के लोग जो है अपने धर्म का पालन स्वतंत्रता पूर्वक कर सकते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से किसी और धर्म का पालन करने के लिए या किसी और चीज़ को करने के लिए नहीं रोका जा सकता है, ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। वो जैसे चाहे जो अपने धर्म में उनको है, पूजा पाठ अर्चना पूजा करना जो भी है, कुरान पढ़ना, वो सारी चीज़ें वो अपने धर्म के अनुसार कर सकते हैं। ये 25 से 28 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है। वो जो ऐसे अपना रहन सहन जो भी है उनका अपने धर्म के अनुसार वो कर सकते हैं। ये हमारे संविधान के द्वारा उनको प्रदान किया गया है अनुच्छेद 25 से 28 में। किस संविधान में संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है? संविधान में अधिकार तो हमें संविधान बना तब से मिल गए थे, लेकिन हमारे मूल कर्तव्यों को कब जोड़ा गया संविधान में? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई है कि हमारे मूल कर्तव्य कितने हैं। तो मूल कर्तव्य हमारे 10 पहले थे जब संविधान बना था तब था, और एक 11वां 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा वाला मूल कर्तव्य ये 11वां जोड़ा गया है। तो अब हमारे मूल कर्तव्य 2002 में तो हमारे कितने मूल कर्तव्य? 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों के संबंध में कुल 23 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकार जो हमारे 6 मूल अधिकार हैं उनसे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो 23 अनुच्छेद हैं। कुल 23 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद नंबर 23 नहीं, कुल 14 से लेकर 33 तक के जो अनुच्छेद हैं वो कुल 23 अनुच्छेद हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ये केस बहुत ही फेमस केस है, केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य। ये केस आपने अगर थोड़ा बहुत भी संविधान के बारे में पढ़ा होगा तो ये केस जरूर पढ़ा होगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य। इसी के आधार पर वो कहा गया था कि जो है हमें आधारभूत ढांचे को नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते हैं, उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं, उसके अनुच्छेदों में थोड़ा बहुत संशोधन कर सकते हैं, लेकिन उसका मूलभूत ढांचा जो है उसका कभी भी नहीं जो है बदल सकते हैं, मूल आधार जो भी है। तो ये किस केस से संबंधित है? केशवानंद भारतीय बनाम केरला राज्य। और इसका जो है किससे संबंधित है? आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया था, ये इसी केस से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? तो नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में मिलता है। किस भाग में? भाग 4 में मिलता है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में मिलता है। संविधान के 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 इतने अनुच्छेदों में जो है नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक तत्व हैं कि इन्हीं के आधार पर सब राज्य और जो है वो देश अपनी नीतियां बनाता है, उन्हीं को निर्देशित करता है। तो ये अनुच्छेद है, ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं लागू किए जा सकते हैं, ये राज्य सरकार के ऊपर है, केंद्र सरकार के ऊपर है इसका पालन करना। लेकिन ये जो है
बलपूर्वक नहीं लागू किए जा सकते। जैसे हमारे संविधान में है हमारे मूल अधिकार, मूल अधिकार अलग चीज है और नीति निर्देशक तत्व अलग चीज है। नीति निर्देशक तत्व के लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम मूल अधिकार के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट और सीधे जो है हाई कोर्ट में अपने रिट दायर कर सकते हैं। नीति निर्देशक तत्वों में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा किया गया है। किस अनुच्छेद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है? ये नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा ही किया गया है, तो अनुच्छेद 45 द्वारा। ये टीचिंग से रिलेटेड जो भी पेपर आएंगे उसमें इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, टेट है, सी टेट है, उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं संविधान से रिलेटेड कि किस ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा, बच्चों की शिक्षा, इस ये दो तो पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये अच्छे से याद कर लीजिए। तो ये अनुच्छेद 45 में नीति निर्देशक तत्वों द्वारा बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 45 द्वारा किया गया है। कन्फर्म? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित प्रावधान 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। भारतीय संविधान द्वारा समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। समान न्याय कि न्याय में, न्यायपालिका में ये न्याय किसी एक अमीर गरीब या ऊंच नीच के भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी नागरिकों के लिए समान है। और निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क है विधिक सहायता, अगर किसी को सहायता चाहिए तो वो निःशुल्क विधिक सहायता संबंधित जो प्रावधान है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा छोड़ा गया है। यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि यदि कोई सरकार है और वो नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उसको नहीं मानती है, क्योंकि उस पर तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बलपूर्वक तो अपना करवा नहीं सकता है कुछ भी, वो तो सरकार के ऊपर है कि वो माने या ना माने, नीति निर्देशक तत्वों के हिसाब से चले या ना चले, अपने हिसाब से चले। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का क्या महत्व है? क्यों हर सरकार को उसका पालन करना पड़ता है? तो अगर वो इसका पालन नहीं करेगी तो उसको मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। निश्चित है कि भाई वो सारे जो भी नीति निर्देशक तत्व हैं वो जनता के लिए ही तो हैं, और जनता सरकार कब बनाती है? जब जनता वोट देती है तभी सरकार बनती है। और अगर सरकार उसी जनता की उपेक्षा करेगी, उसी का हित नहीं देखेगी, तो उसको जो है मतदाताओं के समझ जिन्होंने उनको वोट दिया है उनके सामने उत्तरदायी होना ही पड़ेगा। ये कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। यदि कोई सरकार निदेशक तत्वों की उपेक्षा करती है, उन्हें निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मूल संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। मूल संविधान 42वें संशोधन का भी इसमें जिक्र नहीं किया गया है। मूल संविधान, जो संविधान मूल था हमारा 1950 में जब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 में, तो उसमें जो उसकी प्रस्तावना थी उसमें ऐसे लिखा गया था, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है।
मूल संविधान में ऐसा कहा गया था। भारतीय संविधान का संघात्मक रूप किस देश से लिया गया है? संघात्मक रूप की इतने सारे राज्य हैं, उनको एक गणराज्य बना के संघ का रूप दिया गया है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है कि कई सारे राज्य हैं, उनको एक रूप दिया गया है और एक देश माना गया है, ये कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? समवर्ती सूची, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, 3 सूचियां हैं हमारे संविधान के अनुसार। राज्य सूची, केंद्र सूची ऐसी होती है कि उसके विषयों पे जो है केंद्र सरकार ही अपना कानून बनाती है कि हाँ इसको कैसे लागू करना है, क्या है, कैसे ये चीज़ें, और कई सारी चीज़ें भी हैं कि किस पे केंद्र, जैसे रेल व्यवस्था है ये केंद्र में है, और पुलिस व्यवस्था है ये राज्य के उसमें आती है, राज्य सूची में आती है। और समवर्ती सूची ऐसी सूचियां हैं जिसमें केंद्र और राज्य दोनों जो है संविधान बना सकती हैं और लागू कर सकते हैं, अपना कानून लागू कर सकते हैं। तो और अगर दोनों में से संविधान और राज्य केंद्र और राज्य का दोनों का कानून लागू हो सकता है, लेकिन अगर दोनों अपोजिट हैं तब फिर जो है इस पे जो केंद्र का है, जो केंद्र का जो कानून होगा वही लागू किया जाएगा, राज्य का कानून नहीं लागू किया जाएगा। तो ये व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो कौन कौन सी सूचियां हैं? 3 सूचियां कितनी हैं? 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 44वां संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा ये किया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। मौलिक अधिकार से हटाकर इसे केवल कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले ये मौलिक अधिकार था। दोहरी नागरिकता संघात्मक व्यवस्था का लक्षण भारतीय संविधान में नहीं है। हमने पहले ही कहा है, संघात्मक व्यवस्था जहाँ शासन व्यवस्था जहाँ होती है बाकी देशों में, वहाँ दोहरी नागरिकता होती है। एक केंद्र की नागरिकता होती है, एक राज्य की नागरिकता होती है। लेकिन ये व्यवस्था हमारे भारतीय शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान में नहीं है। हमारे यहाँ पे सिर्फ एक ही है और एक ही नागरिकता है, वो है केंद्र की नागरिकता, देश की नागरिकता, और वो नागरिकता है भारतीय नागरिकता। यहाँ पे राज्य और जो है उसकी नागरिकता, केंद्र की नागरिकता अलग अलग नहीं है, सिर्फ एक ही नागरिकता है। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर से ज़रूर, और जो है बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जो है हम जैसे ही आप अपना नया वीडियो अपलोड करें आप तक तुरंत जो है उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको हेल्प मिल जाए आपकी परीक्षा की तैयारी में। थैंक यू फ्रेंड, बाय बाय।